हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। सो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। इससे पहले इस सीरीज के वीडियोस में हमने एटम्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। एटम्स के बारे में मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, देन वैलेंसी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक सीरीज का मतलब है कि आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ समझाया जा रहा है, तो आपको भी उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो सारे वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, या फिर हम ये कह लें कि कोई सा भी एक केमिकल सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट मैंने यहां पे लिख रखा है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स और एनी केमिकल बॉन्डेड सब्सटेंस, या तो कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो या कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकली बॉन्डेड है, occurs just to attain stability। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ये देखना है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इस टॉपिक को पढ़ने का। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या सिंपली आप ये कह लो कि फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकली बॉन्डेड सब्सटेंस, इस टॉपिक का पढ़ने का हमारा ये रीजन है कि इस टॉपिक में हम ये समझने जा रहे हैं कि कोई सा भी कंपाउंड है या फिर कोई सा भी केमिकली बॉन्डेड सब्सटेंस है, वो चाहे कंपाउंड हो मॉलिक्यूल हो, वो एक बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते क्या है। सिंपल है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एक से ज्यादा एटम का ग्रुप इन द सेंस कि उन्होंने आपस में केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ है, और वो जितने भी एटम्स ने बॉन्ड बनाया है वो सेम एलिमेंट के हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, जैसे O2, 2 ऑक्सीजन है, सेम है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं और दोनों ने बॉन्ड बना रखा है। जैसे P4, P क्या होता है, फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बना रखा है। तो ये है मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड भी एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप अगेन इन द सेंस कि उन्होंने केमिकल बॉन्ड बना रखा है, बट यहाँ पे एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे H2O हमारा क्या है, वाटर में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इन तीनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना रखा है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का 1 एटम है, और इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड तो यहां भी है, बॉन्ड यहां भी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो सेम एलिमेंट के एटम्स का बॉन्ड है। मतलब यहां पे जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम है, एक ही एलिमेंट के हैं, ठीक है। और हमारे कंपाउंड में जो है ये डिफरेंट होते हैं। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक कार्बन और ऑक्सीजन, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। अब देखो कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो आई होप आपको ये तो पहले भी क्लियर था और अब एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे गेन होता है, ये आपको मैंने बता दिया था वैलेंसी के वीडियो में, कि अपना आउटर मोस्ट शेल जो भी है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फुल होना चाहिए। अगर उसका आउटर मोस्ट शेल K है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उसका आउटर मोस्ट शेल LMN कोई सा भी है तो उसमें हमने पढ़ा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पे उसका जो है मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाता है और वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, या आप ये कह लो कि केमिकल बॉन्डेड सब्सटेंस का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे। इस वीडियो से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा कि एक फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको वैलेंसी के थ्रू भी समझा दूंगा और इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जिसमें बहुत सारे आयंस जो होते हैं, कैटायंस, एनायंस, ठीक है, फिर मोनो एटॉमिक आयंस, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये क्या होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और उसमें उस चीज को हम पढ़ेंगे। और वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि ये आपका बेस बनाएगा, क्वेश्चंस आपके वहां से आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट वही पढ़ लोगे। अगर डायरेक्ट आप वही पढ़ लोगे तो आपका बेस बना ही नहीं है, तो आपको वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेस बनाना जरूरी है, फिर वो आपको एडवांस क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आएंगे। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ही से समझ में आ गया है।
सेम एटम का बॉन्ड। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है O2 का एग्जांपल लिया। अब देखो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपको यहां भी दिख रहा होगा, यहां तो मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं अलग से आपको दिखाता हूं। देखो ये ऑक्सीजन का मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेंगे फर्स्ट। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, अब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं होगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था कि 20 तक तो सब चीजें याद कर लो आप। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब सिंपली प्रोटॉन 8, और प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन 8। हमें मतलब किससे है, हमें सबसे ज्यादा मतलब है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमें वही शो करना होता है शेल्स में। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 तो के शेल में आ जाएगा। अब बचे कितने, 6। तो के का तो मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गया है, तो हमें बाकी 6 जो हैं वो एल शेल में पुट करने होंगे। ये थोड़ा सा मैं फ्री हैंड से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो उसे इग्नोर करना। 1 2 3 4 5 एंड 6 एल में और 2 हैं के में, तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम इसे शो। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए हमने देखा था कि इसको अपना या तो आउटरमोस्ट शेल फिल करना है या आउटरमोस्ट शेल ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है, जिससे हमारा लास्ट शेल ये हो जाएगा। मतलब अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर दे, लूज कर दे, तो एल शेल तो एम्प्टी हो जाएगा, तो हम उसे कंसीडर करेंगे नहीं। हम लास्ट शेल कैसे कंसीडर करेंगे, के को, और के तो फुल है ना। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, जो पॉसिबल नहीं है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन ये करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर लेगा। गेन कहां से करेगा, गेन वहीं से करेगा जहां पे कोई दूसरा एटम होगा जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी होगा। जैसे कंडीशंस होंगे अभी हम देखेंगे, जहां पे एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी होगा, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, इसे 2 गेन करना है, दोनों का जो है स्टेबल हो गए, अब दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। वो सिचुएशन हम देखेंगे। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2। तो एक ऑक्सीजन तो ये रहा, एक सेम और यहां बना लेते हैं। देखो ये आउटर शेल ही समझो इसे। न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे, इसका फिगर थोड़ा इग्नोर करना आप। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां प्लेस कर दिए के शेल में, बाकी के 6 हमने यहां कर दिए। इसकी भी वही रिक्वायरमेंट है जो इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखो कंपाउंड का फॉर्मेशन के 2 केस होते हैं। एक केस तो ये कि एक एटम में से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया जाए, मतलब एक लूज करेगा और एक गेन करेगा, ये एक केस होता है। सेकेंड केस ये होता है कि लूज और गेन नहीं हो रहा है, वहां पे शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। तो ये 2 केसेस से हमें कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखता है। अब देखो यहां पे लूज या गेन नहीं होगा, क्योंकि मान लो O2 का फॉर्मेशन है, तो अगर मान लो इसने 2 लूज कर भी दिया, मान लो ये एटम 1 ये है और एटम 2 ये है, अगर एटम 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो 2 ये गेन कर लेगा, तो इसके तो 8 फुल हो जाएंगे, तो ये तो स्टेबल हो गया। पर इसके तो 6 थे, अब तो 4 हो जाएंगे, तो ये तो अभी भी अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो अभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सेम यही इसके साथ भी होगा, अगर ये 2 लूज कर देता है तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये तो अनस्टेबल ही रह जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, ये देखो इस केस में यहां पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों एटम्स जो हैं अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। 2-2 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेंगे, अब देखो ये हमारा न्यूक्लियस है एटम 1 का, और ये हमारा न्यूक्लियस है एटम 2 का। के शेल दोनों फुल है, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो 5 एंड 6 ही है, और इसके एल शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और ये एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। शेयर करेगा मतलब ये एक कंबाइंड रीजन में आएंगे, मतलब ये इनका एक कॉमन रीजन ऐसा समझ सकते हो आप, ऐसे स्ट्रक्चर हम बना सकते। अब इसमें आप ऐसे समझो कि इस एटम का स्फीयर क्या है, इस एटम का स्फीयर है ये। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
एंड 7 8, ये इसके स्फीयर में आ रहा है और ये किसी दूसरे एटम के शेल पे है लेकिन ये इसके स्फीयर के अंदर आ रहा है। सेम इस एटम का देखें तो इस एटम में भी 6 तो इसके अपने हैं और 2 ये हैं। अब देखो, अब इसे आप ऐसे समझो कि एटम 1 का देखो, एटम 1 में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये कैसे रिवॉल्व करेंगे? पहले ये दोनों ऐसे एक बार इसमें रिवॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसमें रिवॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसमें रिवॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसमें रिवॉल्व करेंगे। ऐसे आप समझो कि एक रिवॉल्यूशन इसमें करेंगे, एक रिवॉल्यूशन इसमें करेंगे, तो दोनों का एक तरह समझो कि दोनों के आउटर शेल है फुल हो गए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हमने क्यों शेयर करवाए हैं? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट 2 की थी, तो 2 इसने भी शेयर किए, मतलब बीच में रख दिए, ठीक है, और 2 इसने भी बीच में रख दिए। तो अब शेयर करने से हुआ क्या कि 2 इसने अगर शेयर कर दिए तो इसके शेल में 2 आ गए, अब 2 इसने भी शेयर कर दिए तो 2 इसमें भी आ गए, तो अब 8 इसमें भी हो गए, 8 इसमें भी हो गए। सेकेंड H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसमें भी देखो इसके आउटरमोस्ट, इसका तो एक ही शेल ही है K, तो उसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको शेयर कर लेंगे। अब देखो इसके स्फीयर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके स्फीयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये K शेल है तो K शेल में 2 चाहिए थे, 2 हो गया। अब इसका अपना इलेक्ट्रॉन्स एक बार इसमें रिवॉल्व करेगा, एक बार इसमें रिवॉल्व करेगा, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें करेगा और एक बार इसमें करेगा, मतलब दोनों में एक एक रिवॉल्यूशन करेंगे। ऐसे आप समझो जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका जो कैपेसिटी है वो फुल हो गया और ये स्टेबल हो गया है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे क्लोरीन। वैसे देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि हम जब ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो हम इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो इनर शेल है, जैसे देखो इसमें तो आउटर मोस्ट के ही है तो के को दिखाना ही था। इसमें देखो इसमें फर्स्ट शेल जो है के शेल का हमें कुछ काम है ही नहीं, है ना, के शेल का तो कुछ यूज हो नहीं रहा है ना, तो हम इसे क्यों बना रहे हैं? इससे तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना हमारा स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम जो शेल यूज नहीं हो रहा उसे हम नहीं बनाते। जैसे देखो क्लोरीन Cl2, अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं और इसमें देखो मैं जिस शेल का यूज नहीं है वो शेल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखो Cl2 बनाने के लिए पहले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होंगे। देखो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, मतलब 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पहले में आ गए, बचे कितने 15 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 15 में से 8 यहाँ प्लेस कर दिए तो अभी भी 7 बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सेम एक और क्लोरीन होगा, तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक शेल हमारा ये है, एक शेल हमारा ये है। अब ये शेल कौन सा है? ये शेल है आउटर मोस्ट, क्योंकि K और L इन 2 शेल का हमारा कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा शेयरिंग है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से होगा। अब देखो यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट किसकी है? 1 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, हमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमने 2 शेयर करवाए, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम शेयर करवाएंगे। देखो बाकी टोटल इसमें कितने थे? 7, तो 6 तो बाहर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 हमारा इसमें रहेगा। अगेन यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 इसमें रहेगा। सॉरी ये इसका है और ये वाला इसका है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा पर आप समझने का ट्राई करो। चलो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है, लेकिन हमें एक एक शेयर करवाना है, तो एक तो इसका शेयर यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है। अब बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो इसके स्फीयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो इस इलेक्ट्रॉन का, जो इस एटम का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो इस एटम का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, आउटरमोस्ट शेल जो है वो फिल हो गया, कंप्लीट हो गया, या अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक रीच हो गया, ठीक है। तो ये था Cl2 का फॉर्मेशन। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो एक और एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल का, वो है P4। और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जाम्पल होता है S8, मतलब सल्फर के 8 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप
P4 का मतलब क्या है कि 4 फास्फोरस के एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके वो स्टेबल होते हैं। वैसे ही S8 का मतलब है कि सल्फर के 8 एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तब जाके वो स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। आई होप आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत कुछ है नहीं इसमें, स्ट्रक्चर से मैंने समझाया तो बहुत इजी भी लगा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब देखो हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है अब हम ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इट इज ऑफ 2 टाइप, मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 तरह से होता है। पहला आयोनिक कंपाउंड और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। पहला होता है आयोनिक कंपाउंड और दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड। डिफरेंस क्या है? आयोनिक कंपाउंड में होता है मेटल प्लस नॉन मेटल और कोवेलेंट कंपाउंड में होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। आगे 10th में हो अगर आप, और आपका 3rd चैप्टर जो है साइंस का, वो उसमें आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो इसलिए आपका समझना बहुत जरूरी है अगर आप 10th में हो। अदरवाइज 9th में हो, 8th में हो, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि या तो मेटल होगा और या तो नॉन मेटल होगा जो उस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो या तो अगर वो बॉन्ड मेटल प्लस नॉन मेटल से बना है, मतलब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। और अगर बॉन्ड ऐसा है जिसमें दोनों नॉन मेटल्स ने मिलकर बॉन्ड बनाया है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। इनके बीच का एक डिफरेंस अभी मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो डिफरेंस ये है और इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे लॉजिक है वो भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो आयनिक कंपाउंड जो है जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल है, इसमें हमेशा लूज और गेन चलेगा, इसमें शेयरिंग जैसा कुछ नहीं है। और कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें दोनों नॉन मेटल्स ही होते हैं, इसमें सिर्फ शेयरिंग होगा, लूज या गेन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, उसका मॉलिक्यूल। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स जो हैं वो है एक नॉन मेटल, ठीक है, और आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया। तो अब वो लूज या गेन क्यों नहीं कर सकते थे, हमने देखा क्योंकि ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन का एटम लूज कर भी रहा है तो दूसरे को तो स्टेबल कर दे रहा है, लेकिन खुद तो फिर भी अनस्टेबल रह रहा है, और अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जा रही है क्योंकि पहले 2 की रिक्वायरमेंट थी, अगर 2 उसने दे भी दिए सामने वालों को स्टेबल करवाने के लिए, तो अब तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। सेम हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे हाइड्रोजन को दे देता तो हाइड्रोजन दूसरा वाला तो स्टेबल हो जाता क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, लेकिन पहला वाला हाइड्रोजन तो पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाता क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो क्यों चाहेगा कोई कि खुद को डिस्ट्रॉय कर ले, तो ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए उन्होंने शेयर किया। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा शेयरिंग से बनेगा क्योंकि नॉन मेटल रहेगा, और आयनिक हमेशा लूज या गेन से बनेगा क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल होता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। सेकेंड थिंग, एक और सिनेरियो हो सकता है जो बच्चों के मन में आता है कि मेटल प्लस मेटल क्यों नहीं हो सकता है। ये भी आप लॉजिक से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो मेटल प्लस मेटल में लूज या गेन कुछ नहीं हो सकता है। ये देखो लूज क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई मेटल है, जैसे एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, KLm, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, तो थर्ड में 1, ठीक है। और एक और सोडियम हम ले लेते हैं। हम यह देख रहे हैं कि मेटल प्लस मेटल का कंपाउंड क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है, KLm। तो अब देखो इसमें भी सेम वही होगा, 281। अगर मान लो ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और खेल सारा आउटरमोस्ट शेल का है, 2 जो शेल है जो पहले से ही अपने मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर चुके हैं, मतलब वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो उनका पार्टिसिपेशन होगा नहीं। पार्टिसिपेशन किसका? आउटरमोस्ट शेल का। अब मान लो इस सोडियम के एटम ने आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे दे दिया, तो ये तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल M जो है वो पूरा एम्प्टी हो गया। तो हम आउटरमोस्ट किसे कंसीडर करेंगे? L को करेंगे, और L तो फुल है। लेकिन इसमें देखो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अब इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। बढ़ क्यों गई? क्योंकि अभी बस इसको एक लूज करना था तो ये स्टेबल हो जाता, अब इसने एक इसे दे दिया तो अब इसे 2 लूज करना पड़ जाएगा, तो ये स्टेबल तो नहीं हुआ, उसकी जगह ये अनस्टेबिलिटी के केस में और ज्यादा बढ़ गया, मतलब अनस्टेबल ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लूज तो नहीं कर सकता, ये हमने देख लिया। अब गेन देखो, गेन वैसे ही आप समझ लो, जैसे हमने लूज में देखा कि इसने अगर लूज कर दिया तो इसने गेन किया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर इसने लूज किया तो इसने गेन भी तो किया, तो लूज और गेन से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज नहीं होगा।
अब सेकंड केस लूज और गेन से हुआ नहीं, अब सेकंड हम देख लेते हैं शेयर से। अगर ये शेयर कर रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल, बस एक इलेक्ट्रॉन ही है और एक हमें लूज करना है, तो वैलेंसी भी इसकी 1 हुई ना, क्योंकि एक हमें लूज करना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर करवा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब फिर अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन इसमें करेगा, एक इसमें करेगा, तो दोनों के आउटरमोस्ट शेल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक ही लूज करना था, अब इसमें 2 आ गए, तो स्टेबल तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 8 होने चाहिए थे। चलो मैंने 1 से बढ़ा के 2 किया, लेकिन 8 तो नहीं हुए ना। ठीक है, तो अभी भी अनस्टेबल रह गया, तो ना इसमें लूज और गेन हो सकता है, ना इसमें शेयरिंग हो सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि 2 मेटल्स आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, या तो मेटल प्लस नॉन मेटल होगा या नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होगा। एक चीज और मैंने आपको समझा दिया है कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जो होगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जो बॉन्ड होगा उसमें हमेशा शेयरिंग होगी। शेयरिंग क्यों होगी, अभी हमने रीजन देख लिया है, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से। आयनिक कंपाउंड में हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा और लूज और गेन होगा, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में आपको वैलेंसी का समझ में आएगा कि नीड क्या है, उसे हम क्यों समझते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में तो आपने देख लिया कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर से हमने समझ लिया, तो वहां कोई जरूरत था नहीं, यहाँ वैलेंसी का जरूरत होगा। वैलेंसी का जरूरत कहाँ होता है मैं आपको बताऊं ना, तो वैलेंसी का जरूरत होता है एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसे डिटरमाइन करने में, कि वाटर H2O है तो वाटर H2O ही क्यों है, समझ में आ रहा है। H2O उसका फॉर्मूला है, वो कहां से आया, तो वो हमें वैलेंसी बताता है, मतलब वैलेंसी का यहाँ पे रोल आता है। तो चलो एक वाटर हमने लिया ना, तो सबसे पहले वाटर हम देखते हैं। फर्स्ट H2O फॉर्मेशन कैसे, किस किस एटम का यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फॉर्मेशन किस तरह करना देखो, आप हाइड्रोजन एक जगह लिखो, ऑक्सीजन एक जगह लिखो। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो लूज हो चाहे वो गेन हो, जिससे वो स्टेबल हो जा रहा है, तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी तो आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लास्ट वीडियो हमने बहुत डिटेल में समझा है। तो हाइड्रोजन में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये स्टेबल हो रहा था, तो इसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे स्टेबल हो रहा था, तो इसकी वैलेंसी 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। H के साथ 2 चला जाएगा और 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, और O के साथ 1 चला जाएगा, H2O1। और 1 का कोई मतलब नहीं होता, सिंपल O भी लिखेंगे तो वहां पे ये, अगर मान लो H2O ये सिंपल O में लिख रहा हूं, तो इसका तो ये मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो वही यहाँ पे है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 1 तो यहाँ लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए 1 नहीं लिखते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CO2। इसमें अब अभी हम सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो बहुत ज्यादा थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल होंगे या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होंगे, जिसके लिए कुछ कंपाउंड्स को पहले आपको याद करना पड़ेगा। ये आप भूल जाओ क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा मैं। इसमें देखो, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं इस कंपाउंड में, वो देखना में। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो कार्बन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब देखो, आउटरमोस्ट शेल के लिए या तो ये 4 लूज कर दे, तो इसका आउटरमोस्ट ये बन जाएगा L। अब आउटरमोस्ट शेल, अब इसको स्टेबल होने के लिए देखो, आउटरमोस्ट क्या है, L है, तो L को या तो 8 इलेक्ट्रॉन से फिल कर ले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर ले, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पा रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तभी इसका आउटरमोस्ट शेल जो है ये एम्प्टी हो जाएगा, तो हम इसे मानेंगे आउटरमोस्ट शेल। तो 4 ये लूज भी करेगा, ये 4 गेन करेगा, दोनों में ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी होता है 4। वैसे मैं आपको बता दूं, ये ना तो 4 लूज करता है ना 4 गेन करता है, ये 4 शेयर करता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करता है। अभी मैं CO2 H2O दोनों का आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ठीक है, तो 4 इसमें ये आ गए, इसका वैलेंसी। ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 थे, मतलब 2 ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी है 2। C2O4, हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, तो C1O2। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो C1O2, अगेन C1 लिखने की जरूरत नहीं है, CO2। अब देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं। H2O, अब देखो यहाँ पे रोल आता है, ये मेटल नॉन मेटल है या नॉन मेटल नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल।
तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स में क्या देखेंगे, शेयरिंग। देखो H2 का फॉर्मेशन कैसे होगा कि O यहाँ रहेगा बीच सेंटर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, और H का प्रोटॉन न्यूट्रॉन, H का प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन एक है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 शेयर करेगा, ये भी 1 शेयर करेगा। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब इसमें आप ऐसे समझो कि चलो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना बना के मैं यहाँ कहीं बनाता हूँ, और इसमें यहाँ ना बना के यहाँ कहीं बनाता हूँ। अब देखो ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल जो है, देखो के शेल मैंने नहीं बनाया है क्योंकि के शेल का नीड यहाँ पे कुछ है नहीं, उसका कुछ मोमेंट है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के खुद के पास थे, 2 इसने हाइड्रोजन से शेयर किए, मतलब हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इस हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो ऑक्सीजन ने भी एक इसके साथ शेयर किया। अब देखो सामने वाला जितना शेयर करेगा हम भी तो उसके साथ उतना ही करेंगे। अगर इस हाइड्रोजन ने एक अपना बीच में रखा है शेयर करने के लिए, तो हम भी एक बीच में रख देंगे। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, तो अब ये एक रिवॉल्यूशन यहां करेगा, एक यहां करेगा। तो अब हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इधर भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्योंकि इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि 6 थे, 2 की रिक्वायरमेंट थी, दोनों हाइड्रोजन से एक एक हमें मिल गया। तो अब देखा यहाँ पे आपने शेयर हुआ है। सेकंड देखो CO2, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कार्बन है और 2 ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, 6 हैं, 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन में कितने हैं, 4, तो 1 2, यहां ना बना के इसे हमें शेयर करवाना है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ये यहां भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने यहां पे बना दिया है शेयर्ड पोर्शन में, जिससे आपको समझने के लिए इजी हो। बाकी आप यहीं पे बनाओ तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा। अब देखो ऑक्सीजन में कितने हो गए, कार्बन को रिक्वायरमेंट कितनी थी, 4 की रिक्वायरमेंट थी। ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इस ऑक्सीजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 2 अगर कार्बन ने बीच में रखे तो ऑक्सीजन भी रखेगा। ठीक है। अब 2 अगर कार्बन ने दिए तो 2 ऑक्सीजन भी देगा। तो अब देखो ऑक्सीजन में पहले से 6 थे और 2 इस कार्बन ने दे दिए, तो इसके तो आउटरमोस्ट फिल हो गया। इधर देखो, इधर भी 6 पहले से थे, 2 कार्बन ने इसके साथ शेयर किया है, तो अब इसके भी 8 हो गए, 6 और 2 कार्बन से मिले तो 6 + 2 8। अब कार्बन का देखो, कार्बन में 4 थे, ठीक है, 4 थे, 2 इसने इसके साथ शेयर किया है, तो 2 इसने भी तो शेयर किया होगा, मतलब कार्बन ने अगर 2 बीच में रखे तो ऑक्सीजन भी 2 बीच में रखेगा शेयरिंग के लिए। तो 4, 2 इस एटम से मिल गया, तो 4 + 2 6, और वही सेम चीज इसने यहां भी किया, 2 इससे मिल गया, तो 6 + 2 8। तो इस तरह CO2 का फॉर्मेशन हो गया। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर कार्बन के पास 4 थे और उसने 2 यहां शेयर कर दिए, 2 यहां शेयर कर दिए, तो फिर तो इसके पास 0 हो गई, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि ये शेयरिंग कर रहा है, लूज नहीं कर रहा जो इसके अंदर से निकल जाएंगे। शेयर कर रहा है मतलब वो कह रहा है कि मेरे में तो रिवॉल्व करेगा ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तुम्हारे में भी रिवॉल्व कर लेगा, जिससे तुम स्टेबल हो जाओ। तो इसने 2 अगर यहाँ पे रिवॉल्व करवा रहा है इस इलेक्ट्रॉन में, तो ये स्टेबल हो गया, और यहाँ रिवॉल्व कर रहा है मतलब इसके खुद के शेल में भी रिवॉल्व कर रहा होगा, और 2 इसने इधर दे दिए हैं कि भाई 2 तुम्हारे में भी रिवॉल्व कर लेगा इस ऑक्सीजन में, तो इसमें भी रिवॉल्व कर रहा है और कार्बन के खुद में तो कर रहा है। ठीक है। वैसे ही सेम ऑक्सीजन भी कर रहा है कि ऑक्सीजन भी अपने में से 2 दे रहा है, तो 2 ऑक्सीजन के खुद में तो करेगा, लेकिन कार्बन के शेल में भी करेगा। तो 4 थे तो 2 इससे मिल गए और 2 यहाँ इससे मिल गए, तो 8 इसके हो गए, और ऑक्सीजन का भी फुल हो गया क्योंकि कार्बन ने भी शेयर किए। तो इस तरह का इसका फॉर्मेशन है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड का, जिसमें शेयरिंग जो है वो लूज और गेन से चल रहा है। वन मोर थिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। अभी और एग्जांपल्स हम देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। अब देखो यहीं पे एक एग्जांपल हम देखते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो अगेन यहाँ पे शेयरिंग होगा। ठीक है, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, जितनी उसकी वैलेंसी होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप तो इसका स्ट्रक्चर आप खुद से ट्राई करना। इसका फॉर्मूला आप देख लो HCl कैसे बना। जैसे मान लो क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको ये नेम दिया गया है तो अब इसको फॉर्मूला बताएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला बनाओ। तो HCl, H का 1, Cl का 1, H की वैलेंसी 1 और Cl की भी 1, H1Cl1 या फिर HCl सिंपली। तो ये आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल नहीं था क्योंकि आपने देखा इसमें दोनों नॉन मेटल्स थे। तो चलो एक आयोनिक कंपाउंड का हम देखते हैं। अब एक एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड का अगर मैं बताऊं तो सोडियम क्लोराइड NaCl। देखो मुझे तो फॉर्मूला पता है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको लिखा आएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन या सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे? सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। इतना तो आपको समझ में आएगा कि सोडियम क्लोराइड मतलब दो एटम्स कौन कौन से। ये तो नेम से आपको समझ में आता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन वहां चल रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन लिखेंगे, वैलेंसीज हम नीचे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वैसे ही सोडियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 1, NaCl। अब यहां पे देखो ये एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन। इसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अब यहाँ पे ये नहीं कर रहा है कि हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, मतलब अपने में से लूज करके क्लोरीन को दे देगा कि भाई तुम रखो। क्योंकि अगर ये लूज कर दे रहा है तो इसका आउटरमोस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा L। ठीक है, और L शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका आउटरमोस्ट शेल जो है M में भी 7 थे, एक इसने दे दिया तो ये 8 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि एक इसमें रिवॉल्व होगा एक इसमें रिवॉल्व होगा, इसमें रिवॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर इसने अपने में से लूज कर दिया है तो इसका आउटरमोस्ट शेल जो पहले M हुआ करता था, M अब हट गया है। अब आउटरमोस्ट शेल क्या इसका रह गया L, और L तो मैक्सिमम कैपेसिटी तक रीच कर चुका है, तो उसमें तो जगह है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स और हम उसमें डालें। ठीक है, तो ये था सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला और ये फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करवा रहा हूँ। इसका रीजन ये था कि अभी मैंने आपको बेसिक्स समझाया है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन है अगर वो भी मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इसके 2 पार्ट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा, आई होप समझ में आया होगा आपको। सेकेंड पार्ट में इसके बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्टिंग तो था देखो ये टॉपिक और समझ में आया होगा एंड इजी भी लगा होगा क्योंकि इजी था भी। सो समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।